हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं रासायनिक बंधन। जिसका नाम है रासायनिक बंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, या हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री का 12th के अंदर जो लास्ट चैप्टर है न्यूटन्स को लेकर केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें हम बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में या ऐसे छोटी क्लास में 10th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि दो चीज़ें आपने पढ़ी होगी। एक तो आपने पढ़ा होगा रिएक्टेंट और एक आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब जो आपके अभिकारक है वो क्या होता है, प्रोडक्ट में। और इसी चीज को हम जो बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। यानी अभिकारकों का उत्पादन बदलना है। ठीक है, यानी अभिकार कैसे बदलते हैं, उत्पादन बदलते हैं, हम इसी रिएक्शन बोलते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन हो रही है, यानी रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बदल रहे हैं, अभिकारक उत्पाद में जो बदल रहे हैं, तो ये जो उत्पाद बदलने की जो दर है, यानी हम कह सकते हैं कि अभिकारक एवं उत्पादों की अभिक्रिया की दर हम बोल सकते हैं अभिक्रिया के अंदर। हाँ, तो हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है इसमें अभिकारक उत्पादों की अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और एक हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की क्रिया। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने कारक का मतलब ये है कि जैसे देखो, आप लोगों ने उत्प्रेरक पढ़ा होगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है कि स्वयं में कोई चेंजेस करता नहीं, और जो भी है अभिक्रिया की जो वेग है उसको प्रवेश करेगा तो कम कर देगा, ज्यादा कर देगा। वो किस प्रकार करेगा इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है उत्प्रेरक के दृष्टि से भी। उसके कारक बहुत से हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर लेते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक तो अभिक्रिया उत्पादों की अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने कारक कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, और अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में आपको आगे कुछ जो ध्यान रखनी है, जो आप कुछ आगे से पढ़ी हुई है, नहीं फिर भी नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा ध्यान रखिए। दो तीन बातें हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कहने मतलब बेटा आगे आपके दो टर्म आएंगे इसके अंदर जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलेंगे। और ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद बदल जाए और पुनः उत्पाद से हमें अभिकारक बनाते हैं, यानी वहाँ पर रिवर्स हो जाए, यानी ये दोनों दिशाओं में चलती है, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करते हैं हम, यानी ऐसी अभिक्रिया जो रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट में बदल जाए। ठीक है, रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट में बदल जाए, लेकिन वह वापस क्या हो, रिवर्स ना। ठीक है, तो उसे बोलता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बेटा मोस्ट ऑफली जितनी हम रिएक्शन पढ़ते हैं सारी उत्क्रमणीय पढ़ते हैं, कुछ की होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया सारी। अब हम इसमें एक चीज को ध्यान देना है कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बदलता है, रिएक्टेंट बदलता है, बेटा वो नगण्य मात्रा में होता है, तो इसे हम गिनते नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब इरिवर्सिबल, यानी रिएक्टेंट सीधा नहीं बदलता है प्रोडक्ट में, यानी एक ही दिशा में जो चलती है उसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जो दोनों दिशाओं में चलती हो उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसी चैप्टर में आपके दो चीजें आएगी जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो होती है सरल अभिक्रिया, या जिसे हम बोलते हैं एक पदीय अभिक्रिया। मेरा नाम में सब कुछ है। देखो सरल यानी ऐसी अभिक्रिया जो एक पद में या एक स्टेप पर ही संपन्न हो जाए, एक स्टेप पर ही संपन्न हो जाए, उसे हम बोलते हैं सरल या एक पदीय अभिक्रिया। दूसरी आती है जटिल अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक या अनेकों पद में संपन्न होती है, अनेक पदों पर या अनेक स्टेप पर संपन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। बात को समझ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया
जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी अभिकार से उत्पाद, उत्पाद से अभिकार बन जाता है। और अनुत्व भी है जो एक ही दिशा में चलती है। सरल अभिक्रिया की बात करें, हम एक पदी बोलते हैं, यानी एक ही स्टेप पर संपन्न जाएगा, उसे हम बोलते हैं सरल या एक पदी अभिक्रिया। और हम जटिल अभिक्रिया की बात करें तो अनेकों पदों पर जो संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है वो सारी अभिक्रिया कहलाती है जटिल अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जटिल अभिक्रिया कहलाती है। आगे भी चैप्टर बात करेंगे कि अभिकार उत्पादन अभिक्रिया की दर क्या हो। तो हम जानते हैं कि अभिकार किसको बदलते हैं? उत्पादन बदलते हैं, रेटिंग से बदलेंगे उत्पादन। तो मैं अगर t बराबर 0 की बात करें, टाइम क्या है हमारे पास? 0 है। टाइम 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट होने वाली। जब रिएक्शन का टाइम 0 है तब रिएक्टर कितना होगा? 10। तो टोटल कितना होगा? 0, क्योंकि अभी तक रिएक्टर टोटल बदलना शुरू नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं टाइम को ले लूँ तो बन सकेगा, यानी कोई टाइम अब हुआ है, यानी टाइम को बढ़ोतरी हुई है, यानी टाइम हुआ है, रिएक्शन क्या होगी? स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्ट होगा, रिएक्टर क्या हम जानते हैं कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ गया बेटा 2 हो गया। अब अगर t बराबर मैं अगर 2 सेकंड की बात करूं, यानी 1 सेकंड बाद और अगर बात करें तो प्रोडक्ट वृद्धि होगी। अगर इसी प्रकार हम टाइम 3 सेकंड में बात करें तो ये तो हो जाएगा बेटा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार अगर टाइम बराबर हम 4 सेकंड की बात करें बेटा तो आपका ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 8। यानी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा? रिएक्टेंट क्या हो रहा है बेटा? उसकी इसकी सांद्रता में क्या हो रही है? कमी होती जा रही है और प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि अभिकार किसमें बदलता है? उत्पाद के अंदर। अब इसके अंदर आपको बोल दें कि आपको ज्ञात करनी है अभिक्रिया का वेग, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्या है? तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना कि अभिक्रिया का वेग हम इन दोनों पदों पर ज्ञात कर सकते हैं, यानी अभिक्रिया की सांद्रता के पद पर भी, यानी इसमें जो कमी हो रही है उसमें भी, और हम उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है उस पर भी है। यानी कहने मतलब इसके विलुप्त होने की दर और इसकी उत्पन्न होने की दर से हम क्या ज्ञात करते हैं? अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात करते हैं कि अभिक्रिया की कंसिडर करता है अभिक्रिया को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी हमारी कि अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन क्या बनता है? अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, ये जो परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन में जो समय लगा, यानी अभिक्रिया की सांद्रता पहले ये थी फिर ये हो, यानी कहने वाले इसमें कोई ना कोई समय लगा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन लगा समय। इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? अभिक्रिया का वेग ज्ञात हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम और भी अभिक्रिया का वेग उत्पाद के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर हम कह सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटा परिवर्तन में लगा समय। हम इन दोनों पदों से क्या ज्ञात कर सकते हैं? अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते बेटा? कि अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन और परिवर्तन जो भी समय लगा है। और अभिक्रिया का वेग उत्पाद के रूप में बात करें तो उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। अगर मैं बात करूं कि कोई मैं अगर t टाइम बराबर जैसे मैं 1 सेकंड लेता हूँ, ठीक है, एक पद मैंने ये ले लिया और एक पद अगर मैं ये वाला लेता हूँ, अब इनके को मुझे बताना है कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो हम जानते हैं कि रेट बराबर क्या होगा? रेट बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं से आर से वेग करता हूँ तो अभिक्रिया वेग को हम रेट या आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन। ये तो हो गया आपकी अभिक्रिया की सांद्रता और परिवर्तन हम क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल। ठीक है, डेल का मतलब परिवर्तन को परिवर्तन हो रहा है, अंतर आएगा। और बटे आपका आ जाएगा परिवर्तन में लगा समय, यानी आपको हो जाएगा डेल टी। ठीक है, डेल टी। अब 1 मिनट के लिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ, डेल टी। अब हम आगे बात करते हैं कि डेल आर का मतलब क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं डेल आर मतलब जो अंतिम मान में से अगर प्रारंभिक मान माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? परिवर्तन आता है, अंतर आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 की बात कर सकते हैं हम। और हम जानते हैं हमारे पास जो R2 है, जो हमारे पास R2 है
वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 4 दे रखा है। कितना दे रखा बेटा? आगे हम देखते हैं कि R2 माइनस R1 पर T2 माइनस T1। R2 में क्या दे रखा है बेटा? R2 में यहाँ दे रखा है 4, ठीक है, और R1 आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 8 दे रखा है, ठीक है। और T2 की बात करें तो T2 आपका यहाँ पर कितना है 3 सेकंड। कितना है बेटा? 3 सेकंड माइनस, और आपका T2 कितना दे रखा है यहाँ पर 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका -4 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2, और 2 का भाग इसमें दोगे तो क्या आएगा -2, ठीक है। तो इसमें आप जो अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन अभिक्रिया की सांद्रता से पता कर सकते हैं। अब हम इसी को अगर हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, तो रेट बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, तो वही होगा। डेल पी का मतलब P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो P2 क्या आ गया आपका यहाँ पर? प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर? P2 आपका यहाँ पर है 6। कितना बेटा? 6। T1 कितना है? 2 बटा T2 माइनस T1 की वही बात करते हैं, तो 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 6 में से दोगे आपके बचेगा ये 4 और ये 2, यानी कितना बचेगा 2 प्लस, ठीक है। ये आपके अभिकारक जो उत्पाद की सांद्रता से हम लेकर बताया अभिक्रिया का पेज, और यहाँ अभिक्रिया की सांद्रता से लगाए हमने अभिक्रिया। यहाँ पर एक दिक्कत आ चुकी है। दिक्कत यही है कि यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस को ना कुछ तो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि हम दोनों का मान अलग अलग है, क्योंकि एक प्लस बता रहा है और एक माइनस बता रहा है। तो इस हिसाब से अगर हमें अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो दोनों का मान क्या सेम चाहिए। तो अगर मान दोनों का सेम करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना। वो एक्स्ट्रा माइनस किसमें लगेगा? अभिक्रिया करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया सदैव किसमें आता है? माइनस में। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की हमेशा सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। तो अभिक्रिया सांद्रता में जो कमी हो रही है तो हमने उसको क्या बोला? माइनस बोला। तो हमें यही एक चीज करना है कि एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना है। तो हम जहाँ बोल रहे थे कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया सांद्रता प्रतिक्रिया लगा जो समय था वहां हमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना है, यानी क्या होता है? रेट वाला क्या होता है? माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 का R1 और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और ये जो आपका जो ये होगा 4 माइनस 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का जो है ये बीच में जाएगा, ये माइनस के 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी क्या ये +2 हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें जो समय लगा माइनस डेल आर जो था उसमें हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा माइनस करोगे, एक्स्ट्रा माइनस करोगे ये भी क्या जाएगा? प्लस में आंसर आ जाएगा। तो उत्पाद की सांद्रता ही प्लस में आ गई, तो जो अभिक्रिया में उत्पाद के द्वारा और अभिक्रिया द्वारा भी अभिक्रिया वेग क्या आ गया? प्लस में आ गया। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं बेटा? अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं अभिक्रिया की सांद्रता द्वारा और उत्पाद की सांद्रता द्वारा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आपको अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है तो अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बड़ा परिवर्तन में लगा समय, इस प्रकार उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। हमें यहाँ पर सिर्फ अभिक्रिया की सांद्रता माइनस एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, ये याद रखना। तो हमारा हो जाएगा माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, यानी माइनस R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। इस प्रकार हम क्या ज्ञात करें बेटा? अभिक्रिया उत्पाद से अभिक्रिया की दर को ज्ञात करें। अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो क्या निकला? ये बेटा अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड है बेटा? हमने अभी जस्ट पढ़ा है, एक तो अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है, उसके बारे में निकाला हमने, उत्पाद की सांद्रता से भी निकाला। तो अभिक्रिया की सांद्रता से क्या निकला था? अभिक्रिया में क्या होगा? माइनस डेल आर अपॉन डेल टी और डेल पी अपॉन डेल टी, ये हमारा अभिक्रिया का वेग निकला, ठीक है। तो वो भी किस पे निकला? जो हमने टाइम क्या लिया था? 1 सेकेंड से 3 सेकेंड। इस टाइम पर हमारा अभिक्रिया वेग क्या निकला? माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर आपके इसी चैप्टर के अंदर आप आगे और पढ़ेंगे, एक आएगा औसत दर, एक ट्रांसमिट दर, जो कल एग्जाम में छोटे क्वेश्चन रूप में पूछा गया कई बार से कि औसत दर क्या है और ट्रांसमिट दर क्या है। सीधे समझना बात। जैसे हमने कोई रिएक्शन को स्टार्ट किया, जैसे हमने कोई टी टाइम बराबर 0 थी, है ना। अब मैंने इस रिएक्शन को करके स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने पर मैंने लगभग 5 मिनट बाद रिएक्शन को मैंने जांच किया, उसकी मैंने सांद्रता को मापा, ठीक है। अब थोड़ी देर हुई और मैं 5 के बाद 10 मिनट बाद वापस मैं उसको देखता हूँ। यानी कहने का मतलब कि रिएक्शन के अंदर क्या आ रहा है? कोई ना कोई समय अंतराल आ रहा है। यानी पहले टाइम क्या था? भाई टाइम था 5 मिनट, अब ये टाइम बराबर 10 मिनट, यानी इसके बीच में क्या है? कोई ना कोई समय अंतराल आया। इस रिएक्शन में क्या आ गया? समय, यानी कोई ना कोई
अंतराल मान में क्या देखो, इसकी मैं जो औसत वेग है उसको मैं ज्ञात कर रहा हूँ, यानी उस वेग को मैं ज्ञात कर रहा हूँ, यानी कहने में कोई समय अंतराल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, औसत दर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब समय अंतराल के दौरान मात्रा में जो होने वाला परिवर्तन है, कोई भी समय अंतराल के दौरान मात्रा में जो होने वाला परिवर्तन होता है उससे ही हम क्या बोलते हैं, औसत दर कहते हैं। और उसी तरह अगर तात्क्षणिक दर की बात करें, यानी हमने क्या बोला कि यानी कोई दिए गए समय अंतराल के दौरान, यानी दिए गए समय अंतराल के दौरान, ठीक है, दिए गए समय अंतराल के दौरान मात्रा में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन यानी कमी होगी या वृद्धि होगी जो भी है, मात्रा में होने वाला परिवर्तन, मात्रा में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन से औसत दर दिए गए समय अंतराल के दौरान मात्रा में होने वाले परिवर्तन से औसत दर ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपका आर औसत होगा, आर मतलब मेरा रेट हम नहीं बात करें ना, तो आर औसत जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनस डेल, वही जो हम पढ़ के आए हैं वही होगा, कोई डेल टी अभिकार की बात कर रहे थे, और दूसरे में क्या बात की थी, यहाँ पर हमने उत्पाद की बात की थी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, औसत दर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कोई समय अंतराल हो, कोई भी मेन बात क्या है, कोई भी समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल में मात्रा में होने वाले परिवर्तन है उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत दर ज्ञात करेंगे। औसत दर कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी और प्लस डेल टी अपॉन डेल टी, जो हमें जस्ट अभी क्या वेग जो हमने ज्ञात किया वो पढ़ के आए हुए हैं। तो तात्क्षणिक दर की बात करता हूँ, यानी अगर ये टाइम है, ये जो मान लो टाइम था, इस टाइम को मैं कम करता करूंगा, यानी एक ऐसा टाइम है कि बिल्कुल यानी एग्जैक्ट उसी टाइम पे, यानी कहना अभी क्या स्टार्ट हुई, हाँ भाई अभी क्या स्टार्ट हुई, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, है ना, ऐसा मतलब 1 सेकंड में कितनी हुई, 2 सेकंड में कितनी हुई, 3 सेकंड में कितनी हुई, यानी मैं उस क्षण की मात्रा में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, यानी उसी क्षण विशेष, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिए गए, हम यहाँ से लाएंगे, दिए गए क्षण विशेष, ये बात तो ध्यान रखना, क्योंकि औसत दर पे तो हम क्या लेते हैं, समय अंतराल के दौरान, और तात्क्षणिक दर की बात करें दिए गए क्षण विशेष के दौरान, दिए गए क्षण विशेष के दौरान मात्रा में होने वाला परिवर्तन से, मात्रा में होने वाले परिवर्तन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तात्क्षणिक दर ज्ञात की। दोनों डिफरेंस ये बेटा कि औसत दर के अंदर तो बेटा कुछ समय अंतराल होगा, और तात्क्षणिक दर का नाम है तो तात्क्षणिक, यानी उसी क्षण उसी समय, यानी जो आपको टाइम दिया उसी टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे कितना क्या इसकी जो दर आ रही है वो हम क्या किसे ज्ञात करेंगे, तात्क्षणिक दर के द्वारा ज्ञात की जा सकती है ना, क्षण विशेष द्वारा। तो याद है तात्क्षणिक दर में क्षण विशेष आता है, और औसत दर के अंदर क्या आएगा, आपका कोई ना कोई समय अंतराल होगा, कोई ना कोई आपको टाइम मेजरमेंट दे रखा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आर तात्क्षणिक, यानी इसमें टाइम लिमिट दे रखी होगी कोई ना कोई, यानी लिमिट दे रखा होगा भाई, जैसे लिमिट से हमने बात कर दी लिमिट टी से 0, ठीक है, हमने क्या किया, टाइम को कम करते 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 बिल्कुल कम कर दिया, यानी 0 पे लेके आ गए, बिल्कुल क्षण विशेष होने उसी टाइम पॉइंट पे लेके आ गए, है ना, उस पर हमें ज्ञात करनी, तो उसको हम किससे ज्ञात करेंगे, परिवर्तन से हम क्या ज्ञात करेंगे, तात्क्षणिक दर को हम उससे ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा कि आर तात्क्षणिक बराबर जो हमारा डेल आर था, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी प्लस डी पी अपॉन डी टी, ये अभिकार के द्वारा ये उत्पाद होगा। तो इस प्रकार बेटा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक तो आपकी तात्क्षणिक दर ज्ञात करेंगे और एक औसत दर। आप भी ध्यान देना थोड़ा सा कि औसत दर कैसे ज्ञात करेंगे हम,
कि कोई भी हमें समय अंतराल के दौरान जो मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके दौरान हम क्या ज्ञात करेंगे, समय अंतराल से बेटा, उसके दौरान हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत दर ज्ञात करेंगे। और जो हम तात्क्षणिक दर की बात करें तो जो भी मैं क्षण विशेष के दौरान जो मात्रा में जो परिवर्तन है उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, तात्क्षणिक दर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम वापिस दूसरा इसी चैप्टर के अंदर हम आगे कल और पढ़ेंगे, तो आज इसको रिवीजन करें और इसको थोड़ा सा ध्यान दें। और ये जो बेटा औसत दर और तात्क्षणिक दर वगैरह है अभी क्या वेग है, जो 12th बोर्ड के अंदर के एग्जाम में तो पूछे गए सवाल है इससे, और बहुत ईजी और अच्छे से नंबर आते हैं, आपको थोड़ा सा रिवीजन करें। ठीक है, थैंक यू।